बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था इस बुक से यानी बुक को देखते हुए जो हमने चीज़ें स्टडी की थी तो उस पर काफ़ी अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला है और उससे मुझे एक चीज़ का ये आइडिया हुआ है कि हम किसी भी टॉपिक की जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से और उससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हमें पता चल जाएंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। गैमा डीके हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम गैमा डीके तक। तो आज जो है हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है और हमने ये देखना है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पे जिक्र क्यों है, आपको पता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं जो बज़ाते ख़ुद जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उनको हम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते खुद से। तो ये आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल जो है हम जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट, या और बाकी एप्लीकेशंस के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल कौन कौन से हैं, कितने हैं, और आर्टिफिशियल जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इनकी जो है वो यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं दी होगी। डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके पास बेसिकली होता ही है कि कोई एक पार्टिकल जो है वो किसी न्यूक्लियस के ऊपर आके हिट करता है। ये न्यूक्लियस आपके पास एक्स है और आफ्टर द रिएक्शन जो है वो आपका न्यूक्लियस जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है और पार्टिकल जो है वो एज अ बी जो है वो वहाँ से लीव आउट कर जाता है। तो ये एक जनरल हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन की एनर्जी, जिसको हम क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसको जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्यू वैल्यू बेसिकली क्या है? क्यू वैल्यू ये है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, उनका जो डिफरेंस है आपके पास, वो आपके पास क्यू वैल्यू आता है। जो आपके पास रिएक्शन में, यानी आप लेट्स सपोज आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कम है तो आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप ये देखते हैं रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को। उसी बेस पे आपके पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो बताए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए जो है वो पॉजिटिव होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है और वो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो रिएक्शन जो है वो इनिशिएट कर सके। तो उस एनर्जी को हम जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैटरिंग इवेंट है। स्कैटरिंग बेसिकली क्या होता है? स्कैटरिंग आपके पास ये है कि जो पार्टिकल आ रहा है, बम्बार्ड हो रहा है किसी न्यूक्लियस के ऊपर, वही पार्टिकल उसी न्यूक्लियस से टकरा के जो है वो वापस चला जाता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कि जो पार्टिकल आ रहा है वही पार्टिकल जो है वो वापस जा रहा है। और स्कैटरिंग जो है इसमें हम ज़्यादातर ये चीज़ स्टडी करते हैं कि स्कैटरिंग में फ़िज़िकल जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता न्यूक्लियस के साथ, उसकी फील्ड से ही वो जो है वो कोई ख़ास एंगल बना के वहाँ से वो स्कैटर हो जाता है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वही पार्टिकल जो है वो उस न्यूक्लियस से स्कैटर हुआ है। उसके बाद ये आपके पास दो कंसेप्ट्स हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग है और उसके बाद इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। तो ये आपको पता है कि इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में आपके पास एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। बेसिकली होता ही है कि वो एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो उसने बताया हुआ है वाई स्टार के साथ।
तो इसमें जो है एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसको कह लें कि इंटरेस्ट बेस्ड ये टॉपिक है, या फिर जनरल नॉलेज बेस्ड कह लें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, ये आपके पास इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि एमआरआई क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपके पास एमआरआई में हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी जो है वो बॉडी पार्ट को, और उसमें आपको पता है कि ऑलरेडी जो आपके जो एटम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फिर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई करते हैं, और उसकी जो है वो उसके इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो किसी ख़ास डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। और जब हम वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव करते हैं, तो आपके पास जो अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स होती हैं वो डिसअलाइन होती हैं, अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को वो लूज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो वो जब रेडिएशन इमिट करती हैं तो वहाँ से हमें जो है वो पता चलता है कि कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में जो है वो किस तरह की रेडिएशन इमिट हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह के जो है ना वो सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से भी आप ये चीज़ें जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टडी करते हैं। जी, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हमने ये देखना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के जो दो रिएक्शंस हैं, जो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन है, उनकी क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, किस तरह से एनर्जी रिलीज़ होती है। जो फिशन और फ्यूजन का जो कंसेप्ट है, इसमें हमने बेसिक चीज़ ये देखनी है कि एनर्जी रिलीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्या ऐसा मैकेनिज़्म हो रहा है जिसकी वजह से हमें एनर्जी जो है वो मिल रही है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स की जो है वो इन्वॉल्व होने से होते हैं। आपको पता है कि फिशन जो है वो भी न्यूट्रॉन से होता है। तो अब ये हमने देखना है कि न्यूट्रॉन से ही क्यों ज़्यादा जो है वो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रॉन जो है वो एक चार्जलेस पार्टिकल है, और वो इजीली जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर तक। जैसे आप देखते हैं कि दो एटम्स अगर पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो उनको रिपेल करता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है चूँकि चार्जलेस है, तो आपके पास उसकी पेनिट्रेशन जो है वो थ्रू न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर ही पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ पे वो रिएक्शन करता है। तो बेसिकली ये आपके पास एक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन कैप्चर का एक जनरल आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन आ रहा है और वो किसी न किसी न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब होके, तो उसके बाद जो कैप्चर रिएक्शन है बेसिकली ये इस तरह से है कि आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में आया, अब्जॉर्ब हुआ, न्यूक्लियस को एक्साइट किया, और उसके बाद एक गैमा रे जो है वो इमिट करके, तो ये आपके पास वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन। इसको समझना जो है वो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिशन बेसिकली किस चीज़ का नाम है, फिशन से एनर्जी किस तरह से मिलती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है। तो नाम से तो आपको पता है फिशन का क्या मतलब है, कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे स्प्लिट होता है। तो हमने ये देखना है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है फिशन के लिए। ठीक है, ये किसी जनरल रिएक्शन के लिए लिखी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो फिशन प्रोडक्ट के लिए लिखी हुई है। तो जो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है रिलीज इन अ टिपिकल फिशन प्रोसेस, उसको वो कह रहा है कि यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास अगर हम देखें तो वो 8.2 MeV बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो प्रोडक्ट्स हैं, और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास 7.2 है। तो बेसिकली इन दोनों के जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है ना, वो हमें एज एनर्जी मिलता है। अब ये किस तरह से होता है, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें तो यहाँ पे हमें पता चल रही हैं कि बाइंडिंग एनर्जी है उसकी ज़्यादा है उसकी कम है। बेसिकली ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हम यूरेनियम को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हम यूरेनियम को ब्रेक कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि उसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब उससे दो नए बन रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ये बेरियम बन रहा है और दूसरा क्रिप्टॉन बन रहा है। तो अब ये देखें आप यहाँ पे कि बेरियम जब बनेगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीज़ होनी है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि कोई भी जब न्यूक्लियस बनता है तो वो रिलीज़ होती है, या जब किसी न्यूक्लियस को हमने तोड़ना होता है तो वो एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है। तो अब यहाँ पे आप देखें ये बेरियम और क्रिप्टॉन जो है ये बन रहे हैं न्यूक्लियस, तो ये बेसिकली एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे, और ये जितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे वो यूरेनियम को तोड़ने के लिए यूज़ हो रही होगी। तो चूँकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम है, तो ये जो रिलीज़ कर रहे होंगे वो जो यूज़ हो रही है एनर्जी उससे ज़्यादा है। तो जो वो एक्सेस अमाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने यहाँ पे उसको फिगर आउट भी किया हुआ है। तो ये जो एनर्जी है ये 1 MeV पर न्यूक्लियन जो है हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो चूँकि आपके पास यूरेनियम में 235 जो है वो न्यूक्लियन होते हैं, तो इसकी वजह से हमें अराउंड 200 MeV जो एनर्जी है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज़ समझनी यहाँ पे बहुत है। उसके बाद ये आपके पास ग्राफ है, ये आप बताता है कि आपके पास जो फिशन के प्रोडक्ट्स हैं उनके मैस जो है वो किस तरह से होंगे। तो किसी भी एक जगह पे हम देख सकते हैं, किसी भी एक जगह पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें दोनों जो है वो प्रोडक्ट्स का जो मैस है वो पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिशन में और कुछ कंसेप्ट्स हैं कि फिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होते। आप देख सकते हैं कि अराउंड 40 हमारे पास फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी 40 वेज में जो है वो फिशन हो रहा होता है, अराउंड 80 जो है वहाँ आपके पास फिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम फिशन को यूज़ करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन, आपको पता है कि जब फिशन रिएक्शन होगा तो न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं, तो वो न्यूट्रॉन जो हैं वो आगे अवेलेबल होते हैं अगले किसी भी यूरेनियम के साथ जो है वो रिएक्शन करने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं थ्योरी के अंदर जो ज़रा पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे, कि एवरेज नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे। अब देखें हमने एक रिएक्शन देखा उसमें 3 हैं, किसी में 2 भी निकलते हैं, तो एवरेज जो है वो 2.5 है। तो अगर हमने सेल्फ सस्टेन करना होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को, ये बातें जो हैं ये इंटरव्यू के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को हमने अगर उसको सेल्फ सस्टेन करना है तो हमारे पास जो इसको हम कि जो है वो रिप्रोडक्शन कांस्टेंट कहते हैं कि, तो ये हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर ये 1 से ग्रेटर होगा तो रिएक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अगर ये कि 1 से लेस होगा तो आपके पास सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। एक इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो इनरिचमेंट का है। ये बहुत ज़रूरी है इनरिचमेंट का कंसेप्ट कि क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर में इनरिचमेंट यूज़ होती है। तो आपको पता है कि जो फिशन है वो ओनली पॉसिबल है U-235 में। तो जो नेचुरल यूरेनियम है उसके अंदर आपके पास 0.7% जो है वो U-35 होती है, बाकी सारी U-238 होती है। तो अगर हम नेचुरल यूरेनियम को यूज़ कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास वो वहाँ पे फिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास U-235 की अमाउंट कम है। तो इनरिचमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि हम U-235 की जो अमाउंट है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो वो किस तरह से बढ़ाते हैं वो आपको पता है, डिफरेंट वेज हैं उसमें। आइसोटोप सेपरेशन है जो सेंट्रीफ्यूज के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, और वो बहरहाल एक अलग सी बातें हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। उसके बाद ये एक जनरल आपके पास लेआउट है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें कुछ डिस्कस करने वाली हैं, और वो ये हैं कि यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से आपके पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या किस तरह से आपके पास जो है वो हीट जो है फिशन की वो हमें जो है वो मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो फ्यूल असेंबली होती है उसके अंदर से हम एक वाटर जो है वो हैवी वाटर जो है उसको हम सर्कुलेट करवाते हैं, और वो हैवी वाटर जो है वो यहाँ से अगेन जो है वो वाटर के साथ मिलता है, ये लाइट वाटर के साथ,
और यहाँ पे स्टीम जनरेट होती है और ये स्टीम जो है वो हम टरबाइन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि यहाँ पे हम प्रेशराइज्ड वाटर यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड वाटर यूज़ करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को बॉयल कर रहे होते हैं तो अगर उसका प्रेशर कम होता है तो वो बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करना है तो हमें उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा होगा, लेकिन वो बॉयल नहीं कर रहा होगा। क्योंकि जब कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता फर्दर। तो यहाँ पे हम प्रेशराइज्ड वाटर इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये हीट को ऑब्जॉर्व करे यहाँ से, फिशन की हीट को, और ये अपना जो है वो टेम्परेचर उसको कॉन्स्टेंटली बढ़ाता रहे ताकि हमें यहाँ पे ज़्यादा जो है आपके पास स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे यहाँ पे वाटर एंटर होगा इस स्टीम जनरेटर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी, तो ये इस वजह से हम यहाँ पे प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कूलिंग करने के लिए हम किस तरह से ये जो है वो लूप जो है वो चलाते हैं। और उसके बाद है आपके पास कंट्रोल ऑफ पावर लेवल, कि आप पावर लेवल को कंट्रोल किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंसेप्ट है कंट्रोल रॉड्स का, ठीक है। ये आपके पास कंसेप्ट है कंट्रोल रॉड्स का। इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्यूल होता है उसके ऊपर हम इसको आप एज आ शील्ड कह लें या एज आ कवरिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रोल रॉड्स को। अगर हमने ज़्यादा फ्यूल एक्सपोज करना हो, हमें ज़्यादा रिएक्शन चाहिए हो, तो हम फ्यूल रॉड्स को हटा देते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक सेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल का है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो डिस्पोज करते होते हैं आप का जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको। और उसके बाद जी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस पे अपनी राय जो है वो दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग कि इस तरह से जो डिस्कशन है वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो क्योंकि आपकी जो है वो फीडबैक से ही ये चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन से स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।